हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग सीडीपी के लिए आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लगातार हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। डेली 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के नाम से, जो आज मेरा क्लास थर्ड होगा। ठीक है ना, 2 क्लास मैंने पहले आपको करा दिया है, थर्ड क्लास होगा। चलिए हम इसके क्वेश्चन को देखने चल रहे हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। ये जो दिया है इसमें से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। एक दो को होता है, पहला होता है सूक्ष्म गति, दूसरा होता है स्थूल गति कौशल। तो सूक्ष्म कौशल का होगा क्या, हाथ से जो लिखना जो है क्या होगा, सूक्ष्म गति का होगा। ये क्या होगा, चढ़ना, फुदकना और दौड़ना। इसमें जो मांसपेशिया का थोड़ा बहुत यूज उसमें सूक्ष्म गति में आता है। ये चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, जैसे हाथ पैर का पूरे बॉडी का यूज उसमें क्या होता है, स्थूल गति में आता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या चीज़ का, पहला ऑप्शन बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के विषय में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव ये नहीं करेंगे, बचपन की गलतियां नहीं होती है दोस्त। ठीक है ना। आत्मसिद्धि के भाव भी नहीं करेंगे, जीवन के विषय की परितृप्ति नहीं, दुश्चिंता और स्वयं पे सरोकार कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं मेरे दोस्त। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्कैलकुलिया, एक कैलकुलेशन से गणितीय गणना से होता है। डिसलेक्सिया नहीं, डिसग्राफिया होता है, डिस्थीमिया नहीं होता है। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा, जो शारीरिक रूप से अक्षम कौन से किससे ग्रसित है, डिसग्राफिया से। ठीक है ना, किससे, डिसग्राफिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन क्या है। ठीक है, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। जो आंशिक पुनर्वलन है, वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं क्या हो गया, निगेटिव हो गया। पशुओं की बात ही नहीं है। सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्वलन जो है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। यहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, मोस्टली इफेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है। चौथा ऑप्शन है कि कम प्रभावी होता है, तो कम वाला नहीं होगा, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है दोस्त, इसमें मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आज का, चलिए 2 3 4 5 कह रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं, स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। स्वभाव के अंतर्मुखी नहीं होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह पाते हैं, नहीं निगेटिव हो गया, नहीं होगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो जो उनको निर्णय लेना होता है ना, डिसीजन लेना होता है, उस पर क्या होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है ना, वो अपने आप से निर्णय ले लेते हैं। ठीक है। चलिए उसके बाद है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। शिक्षक के वो स्वतंत्र नहीं होते, शिक्षक के साथ होते हैं। ठीक है ना, उनसे स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ क्या है। पहला ऑप्शन, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ये बच्चे की सहायता न करना ये क्या है, निगेटिव है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो। कम वाले के साथ कैसे सीखेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा होना चाहिए ना। ठीक है। सहयोगात्मक समस्या समाधान यही होगा। प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये नहीं होगा। ठीक है ना, आप कार्य तो दे ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो यहीं पे निगेटिव हो गया, एक गलत है। लेकिन आपसे पूछा था वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ क्या है, तो वाइगोत्स्की का क्या है, सहयोगात्मक समस्या का समाधान। ठीक है, इसी से निहितार्थ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। पहला चरण है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा है प्रतिक्रिया चयन, तीसरा है पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद है श्रेणी करना। ठीक है, तो इसको आपको सजाना है कि किस चरण में आते हैं। तो पहले कौन आएगा, पहले पूर्व परिक्रमण आएगा। तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा, पूर्व परिक्रमण। ठीक है,
उसके बाद प्रतिक्रिया किन्वन बाद में आएगा, प्रतिक्रिया चयन बाद में, श्रेणी करना। उसके बाद आप सीरीज में कीजिएगा 2 नंबर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रतिक्रिया का चयन कीजिएगा 3 नंबर आएगा। उसके बाद उसका क्रियान्वयन होगा 4 नंबर होगा, यानी 3 4 2 1। तो किस ऑप्शन में है? 3 4 2 1, ये 2 4 है, नहीं होगा, 3 4 नहीं है, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में 3 4 और 2 1। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह SAW को WAS पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है ना, इसमें उसको बराबर ही लगता है। तो किससे ग्रसित है? शब्द जम्बलिंग में छोड़ छाड़ के पढ़ा जाता है। डिसलेक्सिया नहीं, डिसलेक्सिमिया नहीं, डिसमॉर्फिया भयभीत भी नहीं है, डिसलेक्सिया होगा, ठीक है ना, डिसलेक्सिया। इसमें जब आपको SAW WAS न्यूक्लियर अनक्लियर इस सब में आपको अंतर नहीं कर पाता, डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो किससे ग्रसित है? डिसलेक्सिया से ग्रसित है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। कह रहा है कि जो सीखने संबंधी नियोग्यता है सामान्यतः किस में पाई जाती है? लड़कियों की तुलना में लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, यानी लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में ये गलत है, ठीक है ना, ये क्या है? गलत है, लड़कियों से ज़्यादा लड़कों में नहीं पाई जाती है, ये आप नहीं कर सकते हैं। तो लिंग का पूर्वानुमान लगा, लिंग के पक्षपात करना हो गया। फिर कह रहा है कि अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ये आपको समाज में इफेक्ट डाला है कि शहरी ग्रामीण, उससे भी नहीं है। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये सही होगा। सीखने संबंधी देखिए जिनके ये अनुवांशिकता होता है, ठीक है ना, ये आपको पैतृक, अगर आपके माता पिता थोड़ा सा कम या आपको नियोग्यता वाले हैं तो आप भी नियोग्यता वाले हो सकते हैं, ठीक है ना। तो किससे संबंधित है? उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति, लगातार प्रेजेंटेशन के लिए लगातार बच्चे आए, नियमित उपस्थिति करें, उसके लिए वंचित बच्चों का, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, वंचित हैं, प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? उनको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। बच्चे अगर विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो उनको दंडनीय अपराध नहीं देना है, दंडनीय अपराध नहीं देना है, ऐसा क्या है? गलत है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। कह रहा है कि विद्यालय में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए कि जो घर से बच्चों को पकड़ के लाए। ये भी क्या है? गलत है, ठीक है ना। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया दीजिए। बच्चों को लोभ नहीं देना है, लालच नहीं देना है, ठीक है ना। आवासीय विद्यालय खोलना, हाँ ये सही है कि अगर जो वंचित रह जा रहे हैं, जो नियमित नहीं आ पाते हैं, डेली नहीं आ पाते हैं, तो आवासीय विद्यालय खोलिए, उसमें आके बच्चे रहेंगे और वहाँ से आपके विद्यालय रोज जाएंगे, क्लास करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? कह रहा है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और सख्ती से उसका पालन करवाना, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कियों को चयन करना, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिक संज्ञान, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे उत्तम तरीका क्या होगा? पुरुष या महिला शिक्षकों समान संख्या में भर्ती करना। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप जेंट्स टीचर लेडी टीचर को इक्वल संख्या में आप भर्ती करते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका आप लिंग का जो पूर्वाग्रह है, जो लिंग का भेदभाव है, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। कर आप विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना, नियम बना के भी दूर नहीं किया जा सकता है।
संगीत प्रतियोगिता में लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये भी जरूरी नहीं है कि लड़के का चयन, लड़कियां जैसे कहा जाए कि लड़कियां ज़्यादा गाना गाती है, लड़के कम गाते हैं, तो अगर इसको दूर करना है भेदभाव को तो कहा जाए कि लड़के ज़्यादा चयन होंगे, लड़कियां नहीं। ये भी क्या हो गया, तब लड़कों की तरफ आप पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उससे नहीं होगा। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, वह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्या करता है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, उसके आधार पर बढ़ाने का औचित्य स्थापन इसके आधार पर किया जा सकता है। यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए नहीं होगा, यह सार्वभौमिक धारणा सुनिश्चित करता है, नहीं, ये विकसित करता है, इसको हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति तो नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा दोस्त, यह व्यक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूर होना चाहिए, डैश जरूर होना चाहिए। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, तो विद्यार्थियों का पहला ऑप्शन विद्यार्थियों का, यहाँ पे अभिभावक और अन्य शिक्षकों का नहीं होगा। विद्यार्थियों का क्या होना चाहिए, समावेशन के बहिष्कार, समावेशन होना चाहिए, तो ए नंबर सही है, सी नंबर गलत है। विद्यार्थियों को पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का क्या करना चाहिए, समावेशन करना चाहिए, समावेशन उसका जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास क्या होता है, निष्पादन परिहार अभिन्यास नहीं, कार्य परिहार अभिन्यास नहीं, नैपुण्यता अभिन्यास नहीं, निष्पादन उपागम अभिन्यास होता है। क्या होता है, निष्पादन उपागम अभिन्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। पहला, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर, ठीक है ना, उपलब्ध कराने। कह रहा है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है, ठीक है ना। विद्यार्थियों को समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई क्या करे, कार्य करने की कोशिश करे तो उनसे परिपूर्णता का अपेक्षा करने में, ये राइट आंसर होगा। मुक्त तत्व वाला नहीं, मुक्त खेल के लिए समय देना नहीं, सृजनात्मक चिंतन के लिए सीमित समय का अवसर उपलब्ध कराना नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्य चर्चा से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों का अभिभूत होने की संभावना होती है। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों को विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। पाठ्य योजना बनाने में और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्तम लाभ यह है कि ए होगा, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में, जो नया ज्ञान सीखे उनको बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने की सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। पहला क्या है, सही है। प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्य चर्चा से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने का कम संभावना होती है। कम वाला क्या हो गया, निगेटिव हो गया। चलिए, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों में विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंद ये भी नहीं होगा। पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, ये भी नहीं होगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सफल सिवाय, किसके सिवाय? पृथकीकरण, अभिभावक की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। कह रहा है कि सफल समावेशन में निम्नलिखित की आवश्यकता हो सकती है। सिवाय मैंने किसके अलावा, किसके बिना, सिवाय मतलब किसके बिना? पृथकीकरण के बिना, ठीक है ना। पृथकीकरण नहीं होगा, क्षमता संवर्धन हो सकता है, अभिभावक की भागीदारी हो सकती है, संवेदनशील बन सकता है, बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे पृथकीकरण क्या होगा? अलग करना है, क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव क्या होगा? आंसर होगा मेरा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? पहला, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए सामान्यतः उपागम होता है? नहीं। समस्या केवल एक नहीं होगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। हाँ, ये सही है। समस्या कथन में संकेत जो होता है अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। जो समस्या वाला कथन होता है उसमें संकेत दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब कह रहा है कि समस्या मौलिक होती है, समस्या मौलिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा यानी एकदम छोटे बच्चों की कक्षा शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? पहला है मेरा परिवार, दूसरा है मेरा प्रिय मित्र, तीसरा है मेरा पड़ोस, चौथा है मेरा विद्यालय। तो नर्सरी कक्षा के बच्चे कहाँ से सीखना शुरू करेंगे? मेरा परिवार से। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? मेरा परिवार होगा। बी नंबर मेरा प्रिय मित्र क्या है? गलत है। सी नंबर मेरा पड़ोस क्या है? गलत है। नंबर मेरा विद्यालय क्या है? गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए होगा, मेरा परिवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को प्राथमिक कक्षा में एकदम पॉजिटिव वातावरण इन्वायरमेंट निर्मित करना है तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज के नीति के आधार पर, समाज के नीति के आधार पर अलग नहीं कर सकते हैं, अलग समूह नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद कर रहा है सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ये भी नहीं है। सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनाने से उतना बढ़िया नहीं बनेगा। सुबह प्रत्येक बच्चों को अभिवादन करना चाहिए, ये भी नहीं है। विभेद नहीं करना चाहिए बच्चों में, क्या विभेद, अलगाव नहीं करना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? इक्वल, समान लक्ष्य क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 21 नंबर क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के द्वारा की जाने वाली गलतियों में, त्रुटियों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, इसको बताना है। कह रहा एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। कह रहा प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। त्रुटि पर ध्यान देना चाहिए, नहीं क्या है? गलत है। सत्य पूछ रहा है ना आपसे, तो क्या हो गया? वो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। शिक्षक को समय ज़्यादा देना है, बहुत अधिक समय से कोई मतलब नहीं, ये भी क्या है? गलत है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। सुधारना चाहिए, क्या है? गलत है। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में क्या है? असफल है। क्या है? असफल है, यानी फेल्योर है। शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था क्या हो गया? असफल हो गया। यही क्या है? सही है। अगर गलती को नहीं सुधार रहे हैं आप, कोई टीचर अगर गलती को नहीं सुधार रहे हैं सभी बच्चों की गलती को, तो वहाँ पे शिक्षक गलत है और शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई है। तो इसलिए राइट आंसर मेरा क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है
तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, देखिए मोनिका नाम की एक टीचर है, एक राधिका नाम की लड़की से क्वेश्चन पूछती है। राधिका क्वेश्चन नहीं बता पाती है तो तुरंत दूसरा क्वेश्चन लड़कों मोहन से, एक मोहन नाम का लड़का है उससे पूछती है। मोहन भी नहीं बताता है तो शब्द को बदलने की वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन कह रहा अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, घबराई नहीं है वो। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ये सही है। वो क्या कर रही है, मोहन का पक्ष ले रही है, मोहन के पक्ष लेकर क्वेश्चन के लैंग्वेज को आसान बनाना चाह रही है। वही कह रहा है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। राधिका को किसी उलझना में स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, ऐसा नहीं है। इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ये भी आप नहीं कह सकते हैं कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य ही नहीं है, ठीक है। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, क्या प्रदर्शित करती है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त कठोर विद्यालय है, वो अपने शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक बढ़ावा देगा। प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति और अनुशासित स्वभाव। तो सबसे ज़्यादा बढ़ावा देगा प्रतिस्पर्धात्मक का, ठीक है ना, कंपटीशन का, टीचरों में कंपटीशन का, ठीक है ना। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे ज़्यादा किस पे देगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त। भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, स्वनिम होती है। तो ये आपका संकेत प्रयोग विज्ञान, रूपिम और वाक्य नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ए होगा, ठीक है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप में शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि का लब्धांक है सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। मध्यम नहीं, कम से कम नहीं, पूर्ण नहीं, उच्च, ठीक है ना। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, किसके सिवाय, संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। विषयों को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो राइट आंसर बी होगा, सी और डी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय, ठीक है ना, किसके सिवाय, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों को अधिगम शैलियाँ, अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय के बिना। तो आपको विद्यार्थियों की त्रुटियां सीखने के लिए है, विद्यार्थियों को अधिगम शैलियाँ सीखने के लिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। कह रहा है कि 2 जुड़वा भाई हैं, ठीक है। एक को खूब धनाढ्य परिवार के द्वारा गोद लिया जाता है और एक को निर्धन गरीब परिवार में। तो साल भर के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या संभावना अधिक होगा उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे।
देखिए दोस्त, ये अंक प्राप्त करने की तो कोई बात ही नहीं है, अंक प्राप्त करने की बात ही नहीं है, बुद्धि लब्धि पे बात है। तो बुद्धि लब्धि आपको गरीब और धनी के बुद्धि बेटे, ये नहीं है कि गरीब का बेटा होगा तो बहुत तेज होगा, धनी का बेटा होगा तो कमजोर होगा। ये भी बात नहीं है कि धनी का बेटा होगा तो बहुत तेज दिमाग वाला होगा, कमजोर वाला गरीब का बेटा होगा तो कमजोर दिमाग वाला। बुद्धि लब्धि आपको धन पे इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी, न कि ए। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? पहला, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। तो क्या लक्ष्य को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। अब देखिए, बुद्धि लब्धि कितना आया है? 75 अंक आया है। मानसिक आयु नहीं पता है, मानसिक आयु नहीं पता है, मानसिक आयु यही निकालना है। वास्तविक आयु पता है 16 गुने 100। अब यहाँ से हम मानसिक आयु निकाल रहे हैं दोस्त, मानसिक आयु निकाल रहे हैं। तो 75 गुने 16 बट्टा 100, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में 25 तिहाई 75, तो 4 तिहाई 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो मैंने आज 30 क्वेश्चन का जो सेट था उसको कंप्लीट कर लिया। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक्स।